जिला परिषद के स्कूल में बैठा है, वो टाट पट्टी पर बैठा है, दोनों किताबें एक पढ़े, दोनों का सिलेबस एक हो। वो दिल्ली में पढ़े, जम्मू में पढ़े, वो हिमाचल में पढ़े, वो कलकत्ता में पढ़े, वो आसाम में पढ़े, वो गुजरात में पढ़े, या वो सुदूर तमिलनाडु में पढ़े। वो तमिल में पढ़े, हिंदी में पढ़े, मलयालम में पढ़े, गुजराती में पढ़े, अंग्रेजी में पढ़े, बांग्ला में पढ़े, उड़िया में पढ़े, भोजपुरी, हिंदी, जो पढ़ना है उसको अपनी भाषा में पढ़े वो। लेकिन उसका जो सिलेबस है वो एक होना चाहिए। और जब इस तरह के बच्चों को हम 12th के बाद नीट और जेईई में बिठाएंगे, तब भारत के लोगों को पता चलेगा कि हाँ, भारत का टैलेंट, भारत की प्रतिभा अभी भी गाँव में छुप गई है। वो प्रतिभाएं बाहर निकल जाएंगी। हमारा ये पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा हमारा ये था, जो स्वामी विवेकानंद को देखा, आपके मन में ये प्रश्न होगा भी कि ये क्या है, आप लोग हर बार स्वामी विवेकानंद, मैं देखता हूँ कुछ लोग लगाते हैं। स्वामी विवेकानंद या वीर सावरकर या कोई भी महापुरुष इस देश का हो, अम्बेडकर ही हो, हमारे देश में एक बड़ी अजीब सोच है। कोई अच्छा व्यक्ति है तो हम उसे जाति में बांधने की कोशिश करते हैं। हम और आप, हम में और आप में भी कुछ गलतियां होंगी। दोस्तों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, हर महापुरुष किसी जाति का नहीं होता। आप यहाँ जो अधिकतम लोग बैठे हैं, आप अहिल्या देवी होलकर को अपना मानते हैं। आप ये चिल्लाकर भी कहते हैं कि हमारे खून में अहिल्या देवी का, हमारे नसों में अहिल्या देवी का खून है, हम उनके वंशज हैं। जरा गौर से सोचिएगा क्या कहते हो और क्या करते हो। अहिल्या देवी आरक्षण मांगने वाली थी क्या? अहिल्या देवी आरक्षण देने वाली थी। अहिल्या देवी ने इस देश में 22,000 मठ, मंदिर, धर्मशालाएं बनाई। क्या उसमें उसने बोर्ड लगाया कि मेरे बच्चे ही जा सकते हैं या मेरी इंदौर की प्रजा ही जा सकती है? अहिल्या देवी ने भारत के 12 ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार, पुनरोद्धार, नवनिर्माण किया। आज सब धर्म के लोग वहां जाते हैं। हमसे बड़े कौन है उस धर्म के प्रतिपादक? लेकिन जब आप पर आ जाती है तो आप क्या करते हैं? एक तरफ अहिल्या देवी को लगाते हैं और यहाँ भाषण देते समय दूसरी तरफ पेरियार जी को रखते हैं। मैं पेरियार जी का कोई विरोधी नहीं हूँ, ना मैं उनका कोई विरोध कर रहा हूँ, लेकिन गौर से देखिएगा, एक अहिल्या देवी, एक पेरियार, ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे विचारधारा में होगा तो हमें सफलता शायद नहीं मिलेगी। हमारी आइडियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। एक है उनके, अब वो बिना ज्योतिर्लिंग के, उनका फोटो मान्य नहीं है, और एक है जो इससे दोनों दो ध्रुव है, आप उनको साथ में लेकर चलेंगे। विवेकानंद जी के बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। विवेकानंद हिंदू, जब यहाँ शिकागो का धर्म सम्मेलन था, उन्होंने एक बात कही थी जो आज भी लागू है। और वो कैसे विचारक थे कि वो आज इतने साल पहले उन्होंने जो बात रखी थी वो आज भी लागू है। उन्होंने कहा था, मेरे देश के लोगों को तत्व, मीमांसा और ज्ञान की जरूरत नहीं है। उनके खाली हाथों को काम चाहिए, उनके खाली दिमाग को शिक्षा चाहिए, उनके भूखे पेट को रोटी चाहिए, उनके भूखे पेट को रोटी चाहिए। उन्होंने मांगा, वो तब मांगी थी। हम आज इस पर कह रहे हैं कि हर हाथ को काम चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए, हर बालक को शिक्षा देंगे, समाज शिक्षा देंगे। हमारा ध्येय ये था, सब हर हाथ को हम काम दें, इसलिए हमने यह स्वामी विवेकानंद। अब वीर सावरकर की बात करेंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अधिकतम लोगों से कल भी मैं चर्चा कर रहा था। आप सब कहते हैं वीर सावरकर ने फांसी की क्या माफी मांगी थी? वो तो माफी मांगे थे, वो तो अंग्रेजों के ये थे और वो थे। दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपना दिमाग मत चलाइएगा। मैं कल से ये चिल्ला रहा हूँ, जब हम युद्ध के मैदान में होते हैं, जब हम चुनाव में होते हैं, तो हम अपने आप को बचाकर दुश्मन को मारने की कोशिश करते हैं। जिस वीर सावरकर को आप फांसी वीर कहते हैं, मैं उन लोगों से ये जानना भी चाहता हूँ, उन्हें बताना भी चाहता हूँ, वीर सावरकर एक ऐसा देशभक्त था, जब वो कैद होकर जा रहा था तो अटलांटिक सागर में वो इस देश के लिए कूद गया था। हम और आप 10 फीट गहरे नाले में भी नहीं कूदेंगे, अपने माँ बाप के लिए नहीं कूदेंगे, हम देश की बात कर रहे हैं। अगर ध्येय आप सीखना है तो वीर सावरकर को ध्यान से पढ़िए। वीर सावरकर जब आप कहते हैं उन्होंने फांसी मांगी, स्वाभाविक है, फांसी के लिए माफी मांगी होगी उन्होंने। हम और आप मानते हैं। आज कोर्ट अगर मुझे कहे कि आप 302 के मुजरिम हैं और एक चिट्ठी लिख कर दे दीजिए कि मैंने ये गुनाह किया है, लेकिन आइंदा मैं नहीं करूंगा, मुझे सुधरने का मौका दें, क्या आप लिख कर नहीं देंगे? क्या
अपने आप को बचाने के लिए नहीं देंगे क्या? फांसी वीर क्यों कहते हैं फिर आप? वो परिस्थिति क्या थी? ब्रिटिश से उन्होंने ये बात की, कहीं होगी, मैं उसका खंडन और विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उसको कहीं सही नहीं ठहरा रहा, लेकिन उसकी अच्छाइयां क्या है? निन्यानवे अच्छाइयों का हम डिस्कशन नहीं करते, हम 1% उसकी एक बात को पकड़ कर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से ज्ञान देंगे, आप उनका अध्ययन करेंगे। तीसरी हमारी जो संकल्पना में मुद्दा था कि हम हर गांव में मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था करें, हर गांव में, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत को आजाद होते समय ये लिख कर दिया है कि स्टेट्स विल टेक केयर ऑफ फूड, शेल्टर एंड मेडिसिन, स्वास्थ्य, हेल्थ। ये इस देश को जिन लोगों ने अंग्रेजों से हस्तांतरित अपने पास कराया है, वो हमारे देश के उन पुरोधाओं ने ये लिख कर दिया, हमारे संविधान ने लिख कर दिया है। लेकिन आज कैसी मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था है आप भी जानते हैं। आज मंत्री संतरी तो छोड़िए, चपरासी भी अपना हार्निया का ऑपरेशन या छोटा कोई ऑपरेशन हो जाए वो कराने सरकारी अस्पताल में नहीं जाता, हम आप गरीब जाते हैं। क्यों? कंपल्सरी करना चाहिए। जब कलेक्टर उस सरकारी अस्पताल में भर्ती होगा तब सरकारी अस्पताल अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको जान के ताज्जुब होगा कि मेडिकल पे हमारे देश में अच्छा खासा बजट खर्च होता है। प्राइवेट अस्पताल चलाने वाले लोग करोड़पति हो रहे हैं, सरकार अस्पताल चलाकर घाटे में जा रही है। इसलिए हमने कहा था कि हम आपको मुफ्त चिकित्सा देंगे। हमने कहा था हम किसानों को मुफ्त खाद, बिजली और बीज देंगे और उनका उत्पाद हम खुद खरीदेंगे। हम इस देश में अदानी अंबानी जैसे बड़े CNFA कैरी फॉरवर्डिंग एजेंट नहीं रखेंगे, सरकार खरीदेगी और सरकार बेचेगी। जिसको भी चाहिए सरकार से खरीद ले, किसान को उसका उचित मूल्य अपने आप मिल जाएगा। और जब सरकार बेचेगी, ये FCI का जो भारत का कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। ये राजनीतिज्ञों ने, इस देश को चलाने वालों ने उसको बर्बाद किया। हम किसान को देंगे, किसान अपने खेत में पैदा करेगा, हम किसान से लेंगे, हम उसको उसका उचित मूल्य देंगे। आप मुझे देखिए, आज आलू या कन्नौज और इस तरफ आलू बहुत पैदा होती है, 2 रुपए किलो जा रही है कि नहीं? जब आलू पैदा होती है जाती है कि नहीं जाती? 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, और आप यकीन नहीं मानेंगे बाजार में वो कभी 18 रुपए से कम नहीं होती। 2 रुपए की चीज बाजार में कभी 18 रुपए से कम नहीं होती। क्यों? सरकार ने कर लेना चाहिए, सरकार ने कोल्ड स्टोर खोलना चाहिए और उसको प्राइवेट आदमी को चलाने के लिए देना चाहिए कि ये कोल्ड स्टोर है, आप आलू रखेंगे और आप आलू बेचेंगे, मुझे इतना पैसा चाहिए, जो ऊपर से बचेगा वो आप। हमारे जैसे ये नवयुवक जिनको काम नहीं है वो उसको लेकर चलाएंगे, ईमानदारी से चलाएंगे। लेकिन होता क्या है कि आज का विधायक, आज का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये सरकार बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। ये लोग अपने मामा फूफा मौसी को देते हैं, सरकार का पैसा खा जाते हैं। किसान को उसकी उपज का पूरा हक नहीं मिलता और कस्टमर को महंगा मिलता है। 2 तरह की मार पड़ती है, बिचौलिए राजा बनते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए हमने संकल्प पत्र में कहा था किसानों को मुफ्त खाद, बीज और बिजली देंगे, बदले में उसके सारा उपज हम ले लेंगे, उसका मेहनताना उसे हम ले लेंगे। एक मुद्दा हमने कहा था राष्ट्रीय पशुपालन नीति हम बनाएंगे। भारत में आप भारत का अध्ययन करिए। अभी कुछ समय पहले तक भारत में राष्ट्रीय कृषि नीति होती थी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और इन सब की बातें होती थी। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए, अटल जी आए, आज मोदी जी हैं और उद्योग नीति की चर्चा खूब हो रही है। ये बात तो करते हैं कि चंद्रगुप्त और चाणक्य का भारत बनाएंगे, लेकिन चंद्रगुप्त और चाणक्य के जब थे ना तो इस देश में पशुपालन था, इस देश में कृषि और उद्योग नहीं था। तब भारत का GDP 66% था। जब से भारत में कृषि नीति बनी, जब से भारत में उद्योग नीति बनी, तब से भारत की GDP कम हो रही है। मुझे लग रहा है हमने ये प्रपोजल दिया था, हम राष्ट्रीय पशुपालन नीति बनाएंगे, राष्ट्रीय कृषि नीति के तर्ज पर, राष्ट्रीय उद्योग नीति की तर्ज पर हम राष्ट्रीय पशुपालन नीति बनाएंगे और सभी किसान को, प्रत्येक घर को हम चाहेंगे कि उसको पशुपालन पर एक नीति हो, उसको उसकी लाभ मिले, तो राष्ट्रीय पशुपालन नीति बनाएंगे। महिलाओं को समान हिस्सेदारी। भारत में आप देख लीजिए हम कितने जेंडर बायस हैं, हम एक ऐसे देश में रहते हैं
ये हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा का सत्र है, जब आप लोगों से भी चर्चा करें। हम जिस माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, इस देश में आप यकीन मानिए, पंडित का, मंदिर का पुजारी, मंदिर का जो पुजारी है वो महिला नहीं हो सकती। इस देश में मस्जिद में मौलाना महिला नहीं हो सकती। इस देश में MP, MLA, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महिला हो सकती है, लेकिन मंदिर और मस्जिद में वो पूजा कराने का अधिकार नहीं रखती। ताज्जुब ये होता है जानकर कि मैं जिस माँ के पेट से पैदा हुआ हूं, मैं माँ के गर्भ से पैदा हुआ हूं, मेरी माँ को मंदिर में पुजारी या मस्जिद में मौलवी बनने का अधिकार, मौलाना बनने का अधिकार नहीं, मुझे अधिकार है। मैं समझता हूं ये बायस नहीं है। भारत में महिलाओं को समान हिस्सेदारी सब जगह होनी चाहिए। हमारी पार्टी महिलाओं को आधा 50% उनकी हिस्सेदारी है, उनकी हिस्सेदारी के बराबर हम उनको देना चाहते हैं। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, हमारी बहन होंगी, माताएं होंगी, आगे से उनको पार्टी में लाइए और हम उन्हें अपनी बहन की तरह संभालेंगे। हम अपनी बहन की तरह उनके साथ बर्ताव करें, ये हम कोशिश करें। महिलाओं को इस पार्टी में जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हम उनके लिए 50% की बात कर रहे हैं, 30% की बात नहीं कर रहे। वो आएंगी तो अपना मुद्दा वो रख सकती है। एक मुद्दा हमने इसमें डाला था, कुछ लोगों ने इस एक मुद्दे पर कुछ लोगों ने बात की थी मुझसे कि 5,000 रुपये हम वोटर्स पेंशन लागू करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये 5,000 रुपये वार्षिक नहीं होगा। आप मुझे कैलकुलेशन बोलेंगे तो मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ये वार्षिक नहीं है, ये पर मंथ वोटर्स को हम 5,000 रुपये पेंशन देंगे और बिना कोई टैक्स बढ़ाए देंगे। आप अगर कैलकुलेशन समझना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ, भारत में आज की डेट में लगभग 60 करोड़ लोग मतधारक हैं। मतदाता मैं भी कहता था, कल से मैंने अपने आप को सुधारा है, अब मैं मतधारक मैं भी कहूँगा। भारत में लगभग 60 करोड़ लोग मतधारक हैं और भारत में एवरेज जो पोलिंग है ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक, वो 50 से 52% के पास एवरेज पोलिंग है। मतलब 30 करोड़ लोग के आसपास मत वोट देते हैं। उस 30 करोड़ में अगर मैं देखने जाऊं, कुछ लोग हैं जो जिला पंचायत में वोट देने ही नहीं जाते, कुछ लोग MLA में जाते ही नहीं, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं जाते, ऐसे 15 से 20% है। लगभग 25 करोड़ लोग वोट देते हैं। 25 करोड़ लोग मतलब जिस देश में लगभग 30 से 40% लोग खाली लोकतंत्र में भागीदारी करते हो, उस देश का लोकतंत्र मैं समझता हूँ लहूलुहान अवश्य होगा। यह 5,000 रुपये पर मंथ जब मैंने पेंशन की बात हमने यहाँ डिक्लेयर की, हमने डिस्कस किया, उसका कारण ये था, हमारी ऐसी सोच है, अगर 60 करोड़ लोग जो मतधारक हैं वो मतदान देंगे तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, हमारा देश मजबूत होगा। हमारा कंडीशन ये था कि 60 साल तक उस व्यक्ति ने कोई भी इलेक्शन में वोट को डिफॉल्ट नहीं करना है। अगर ग्राम पंचायत का चुनाव है तो भी आपको वोट देना पड़ेगा, आप जिला पंचायत का है तो भी आपको देना है, और 5,000 रुपये पेंशन है तो मैं समझता हूँ ये सब मुझे बताना नहीं पड़ेगा। मैं 2-4 अब्सर्व कंडीशन भी लगा दूंगा, न पूरी होने लायक भी कंडीशन लगाऊंगा, तो पेंशन की चाहत में लोग 60 साल तक ईमानदारी से अपने मत का प्रयोग करेंगे, वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। 5,000 रुपये अगर मैं देता भी हूँ, एवरेज हम पकड़ते हैं, एवरेज आउट करते हैं, 40 करोड़ लोगों को देना पड़ेगा, कितना पैसा हो जाएगा कैलकुलेट कर लेना, आपके पास किताब काफी है और वैसे गणित में आप लोग तेज होते हैं, कैलकुलेट कर लेना। लगभग 30 8 2,400 पर मंथ होगा, यू आई एम नॉट रॉन्ग। और भारत में हर महीने 2,40,000 करोड़ का घोटाला होता है कि नहीं होता है? अगर हमारी सरकार आएगी तो हम घोटाले बंद कर देंगे, हमारा बजट सरप्लस हो जाएगा। 2,400 करोड़ रुपए देने में हमें क्या लग रहा है? और ये देखकर हम अपने संस्कार को प्रदर्शित करेंगे। अगर 60 साल के बाद ये इंश्योर हो कि मुझे 5,000 रुपए की वोटर पेंशन मिलेगी, मैं लोकतंत्र में भागीदारी भी करूंगा और भारत के वृद्धाश्रम में खर्च होने वाला लगभग 0.34% का बजट भारत सरकार का अपने आप बच जाएगा। और ये जो मैं बजट बता रहा हूं ये उससे कम है।
और बुजुर्गों का सम्मान 5,000 रुपये आएगा तो मुझे चॉकलेट खाने के लिए 1,000 रुपये तो बचकर मिलेगा कि नहीं। मैं अपने दादा का पैर जोर जोर से सुबह शाम दबाऊंगा, मैं अपनी दादी का पैर दबाऊंगा। ये 5,000 रुपये की आवक है, मेरा कैडबरी और डेयरी मिल्क है। तो बुजुर्गों का सम्मान घर में बढ़ जाएगा, सरकार का बजट सरप्लस हो जाएगा। 5,000 रुपये हर वोटर को पेंशन दूंगा। और तो और जिस विधायक को, सांसद को हम 5 साल के लिए चुनते हैं, वो 84,000 रुपये पेंशन पास करके लेता है। हम उसको चुनने वाले, हम मालिक, हम 60 साल बाद भी सड़क, खड़ंजा, नाली भिखारी की तरह 70 साल बाद आज मांग रहे हैं। जब ये 5,000 रुपये होगा उसका पेंशन बंद हो जाना चाहिए। मुझे लग रहा है हमारी इस मांग को देखकर भारत में एक राज्य ने अभी विधायकों की पेंशन बंद की है और इस पर डिस्कशन हुआ है उत्तर प्रदेश में का। और वो दिन दूर नहीं है कि एमएलए को पेंशन के ना, आज जो एमएलए बनने की मारामारी वो भी इसलिए है, ज्यादा बार बनूंगा तो ज्यादा बार पेंशन लूंगा। अगर हम 20 साल में, यहाँ सरकारी इंप्लॉई नहीं बैठे हैं, अगर हम पांडे जी, अगर हमारी नौकरी 20 साल पूरी नहीं होती है तो सरकार का यह नियम है कि मुझे आधा पेंशन मिलेगा। नहीं, अभी नहीं है, पहले की बात कर रहा हूँ, जो भी था पेंशन नहीं है। अब मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों को मिल रही है उनकी तादाद अभी फिलहाल ज्यादा है। अब जो रिटायर्ड होंगे उनको नहीं मिलेगा, तो जब नहीं मिलेगा तो उनको ये समझ में आएगा। मेरी बात समझिए, जिनको मिल रहा है वो तो कहेंगे मुझे मिल रहा है, मुझे क्या लेना देना है। जिनको मिल रही, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज जिन लोगों को पेंशन मिल रही है, अगर उनकी 20 साल का टेन्योर पूरा नहीं हुआ है तो उनको 50% पेंशन है। अगर उनका 10 साल का टेन्योर पूरा नहीं है, 10 साल से कम उनका टेन्योर है, तो उनको 50% पेंशन है। ऐसा कुछ है, लेस देन 50% कुछ उन्होंने क्लॉज रखा हुआ। और एमएलए, एक दिन का एमएलए बन जाए, 1 घंटे का सांसद और विधायक बन जाए, 1 घंटे का 84,500 रुपये पेंशन। चलो एक बार तुम बन गए, ले लो, अगली बार जीत गए तो फिर पेंशन। कुछ राज्य है, महाराष्ट्र जैसा एक राज्य है, प्रोग्रेसिव है, उन्होंने ये कर रखा है कि हर टर्म 5,000 और 10,000 होता है। हाँ, महाराष्ट्र ने ऐसा कर रखा है कि एक बार 84,000 मिलेगा और अगला टर्म फिर तुम जीते तो 10,000 रुपए। लेकिन उत्तर प्रदेश वगैरह जो राज्य हैं, ये जितना टर्म जीतेंगे उतना टेन्योर, जितना टर्म का पेंशन है उनको। क्यों है भाई? हम तुमको जिता रहे, 70 साल हम तुमको वोट दे रहे, हमारे वोट से तुम जीत करा रहे, तुमको पेंशन। हम क्या भिखारी हैं क्या? हमें क्यों नहीं? मेरे कारखाने में तुम नौकर हो, मेरे कारखाने में तुम सांसद हो तो मैनेजर हो। मेरे कारखाने में काम करने के बाद 5 साल का तुम्हें पगार और पेंशन है। मैं इस कारखाने का मालिक हूं, मुझे क्यों नहीं है पेंशन? मुझे भी पेंशन होनी चाहिए ना। मेरे वोट से आप चुने जाते हैं ना, मुझे पेंशन क्यों नहीं है? ये सांसद और विधायक इसकी बात नहीं करेंगे। हमने ये वादा किया है कि अगर आप हमारा सांसद और विधायक बनाएंगे, हमारी सरकार लाएंगे, हमारा सांसद और विधायक आएगा तो ये विधानसभा में 5,000 की मांग रखेगा कि मेरे हर वोटर को 5,000 पेंशन दी जाए। और हमारी सरकार आएगी तो हर वोटर को हम 5,000 रुपए सरकारी पेंशन देंगे। बजट की टेंशन मत कीजिए, भारत में बहुत सरप्लस पैसा है, उसकी कोई चिंता ना करें। मैं समझता था ये कुछ मुद्दे हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि जब आप कहीं जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे आरक्षण का सही अनुपालन होना चाहिए। आरक्षण की बात हो रही है ना, जो संविधान ने दिया है वो दिया है। वैसे भारत में 2 तरह के आरक्षण होना चाहिए, मेरा यह व्यक्तिगत निजी मत है, पार्टी का मत मैं अभी व्यक्त नहीं करूंगा।